वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। प्रिय छात्रों, कोरोना काल है, आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, तभी घरों से बाहर निकलें प्रिय छात्र। तो कल अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के जीवन के बारे में पढ़ा और कल सम्राट अशोक की जयंती थी, लेकिन मैं किसी कारणवश मेरी क्लास कल दे नहीं पाया। इसका मुझे बहुत खेद है। तो आज मैं प्रिय छात्रों, आज उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे, अशोक के बारे में। तो अशोक का जन्म कैसे हुआ? अशोक का जन्म बड़ा विपरीत परिस्थितियों में हुआ प्रिय छात्र। एक बार क्या हुआ कि जो बिंदुसार थे वह आखेट के लिए अपने महाजनपद से बाहर निकले और वह आखेट करते करते पहुंच गए अंग महाजनपद में, और उसकी जो राजधानी थी चंपा। तो मैं पहले ही आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि उनकी जो माँ थी, मुँह बोली माँ हेलेना, वह चाहती थी कि उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ है जस्टिन, वो मगध का सम्राट बने। तो इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बिंदुसार को मरवाने के लिए कुछ अपने गुप्तचर और विश्वास पात्र सैनिक भेजे चंपा में, और उन पर बिंदुसार पर हमला भी हुआ और वह उस हमले में घायल हो गए। और वहाँ एक बड़ा विशाल झरना बह रहा था और उस झरने के पास वह मूर्छित थे। तब वहाँ 3-4 स्त्रियाँ थीं, वहाँ वह पहुँची और देखा कि ये कोई मनुष्य है जो घायल है। उनमें से एक स्त्री थी शुद्धांगी, जो उन्हें वहाँ अपने कुटिया में ले गई और उन्हें एक्चुअली वैद्य का अच्छा ज्ञान भी था, चिकित्सक की उस समय पुत्री थी, और उन्होंने उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया। तो प्रिय छात्र, 10-12 दिन के बाद जब बिंदुसार को होश आया और उन्हें देखा कि उन्होंने उनकी जान बचाई है और उन्होंने उनकी इतनी सेवा की है निस्वार्थ भाव से, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूँगा। इस तरीके से बिंदुसार का प्रेम विवाह हुआ और उस प्रेम विवाह के बाद ही तुरंत उनके सेनापति जो थे मीर खुरासान, वह वापस उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने देखा कि सम्राट जीवित हैं, तो उन्होंने कहा कि सम्राट, अब आपका समय आ गया है कि आप वापस पाटलिपुत्र चलें, क्योंकि इस समय सामंतों में बड़ा विद्रोह फैल गया है, उसको शांत करने के लिए आपकी बेहद आवश्यकता है। तो शुद्धांगी ने कहा कि महाराज आप जाइए, आपको इस समय आपकी प्रजा की आवश्यकता है। तो उस समय बिंदुसार ने शुद्धांगी को वचन दिया कि शुद्धांगी, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस अवश्य आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार करना। तो शुद्धांगी ने कहा मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तब वहाँ से वो बिंदुसार चले गए और बिंदुसार ने अपनी पत्नी नूर से कहा, जो कि मीर खुरासान की बेटी थी। इस तरीके से मीर खुरासान उनके ससुर भी थे। उन्होंने कहा कि भले ही आप मेरी पत्नी हैं, लेकिन मेरा दिल और मेरा प्रेम धर्मा के साथ है। धर्मा कौन थी? शुद्धांगी। तो उन्होंने कहा उन्हें अच्छा। तो खुरासान से नूर ने कहा कि पिताजी कुछ ऐसा कीजिए कि धर्मा का जो प्रेम है, जो शुद्धांगी प्रेम है, उनके दिल से निकल जाए। तो खुरासान वापस शुद्धांगी के पास गए और उसे मारने के लिए वो पहुँचे। उन्होंने कहा कि ना शुद्धांगी रहेगी और ना उसका प्रेम। तो उन्होंने सबसे पहले उसके जो पिता थे उसकी हत्या की, और शुद्धांगी उस कुटिया के अंदर निद्रा में थी और वह सो रही थी। तो उन्होंने उसकी कुटिया में आग लगा दी और शुद्धांगी का गर्भ का अंतिम समय चल रहा था। तभी उस समय उस जलती हुई कुटिया में अशोक का जन्म हुआ। उन्होंने कहा, जैसे ही उस पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने कहा कि जिसके बिना मैं शोक के बगैर हो गई वह है अशोक। तो इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में प्रिय छात्रों अशोक का जन्म हुआ था और लगभग 10-12 वर्ष तक तो वह जंगलों में ही रहे। तो वह एक खेल खेल रहे थे। उस समय उनका नाम सम्राट वनराज था। तो चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। तो चाणक्य ने देखा कि उनकी उंगली में
जो कि है वो एक मौर्य वंश की अंगूठी है, तो वह समझ गई यही शुभ्रांगी का पुत्र है और बिंदुसार का पुत्र है। तो वह उसे वापस वहाँ मौर्य वंश का जो साम्राज्य था उसमें ले गए, और एक समय के बाद उनकी माँ शुभ्रांगी और उनका पुत्र अशोक उस उनके जो एक तरीके से महल था उसमें रहे। तो उसी समय एक प्रतियोगिता हुई थी अपने छात्रों सुशीम और सम्राट अशोक के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर। तो सुशीम से वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने वही रटा रटाया, वही उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जो वेदों में लिखे हुए हैं उस समय के, कि ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ हवन पूजा करना और उसी से प्राप्त भरण पोषण अपना करना और ज्ञान देना, केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए उस समय। और क्षत्रियों का कार्य है प्रजा का एक स्वामी बनकर उनकी सुरक्षा और राजा बनकर उनकी सेवा करना। और तीसरा कार्य जो था वो वैश्य का एक व्यापारी के रूप में और व्यापार को संभालना। और चौथा जो है वो वर्ण वह शूद्र, केवल और केवल उन 3 वर्णों की सेवा करना ही उसके जीवन का कर्तव्य है। मरते दम तक वह उन 3 वर्णों की सेवा करेगा। तो प्रिय छात्रों, जैसा उन्होंने फिर जब बारी आई अशोक की, तो उन्होंने उत्तर दिया कि केवल मनुष्य का जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, उनके कार्यों के अनुसार ही वह वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर वह शिक्षित है या उसे वह पढ़ने की योग्य है तो वह ब्राह्मण या क्षत्रिय होगा। अगर वह बलशाली है और अपने देश की अपने प्रदेश की सुरक्षा अपने प्रांतों की सुरक्षा कर सकता है तो वह क्षत्रिय है। यदि वह व्यापार में निपुण है तो वह वैश्य है। और एक तरीके से शूद्र राजा भी है, क्योंकि वह पूरे प्रजा की सेवा करता है, तो एक तरीके से राजा भी शूद्र है। तो इस उत्तर को सुनकर वहाँ के जो आचार्य थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि इस बालक के अंदर तो बड़ी ख्याति और प्रतिभा है। तो इस तरीके से हमने अशोक का जन्म के बारे में देखा। तो दिव्य बदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार चाहते थे कि सुशीम जो हो वो मगध के सम्राट बने, लेकिन मंत्रियों की पसंद जो थे वो अशोक थे। तो बिंदुसार के शासनकाल के समय जो अशोक थे वो उज्जैन और तक्षशिला के सूबेदार थे या गवर्नर थे। जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में मेरे छात्रों, उसी समय उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। और लगभग 4 वर्ष बाद राधा गुप्त जो कि चाणक्य के शिष्य भी थे, उनकी सहायता से जो अशोक थे वह सम्राट बने। और उन्होंने अपने केवल भाई श्यामक को छोड़ा और 99 भाइयों को मार दिया था, क्योंकि वह ही एक काबिल थे साम्राज्य को संभालने के लिए। तो 4 वर्ष बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ। और अशोक के नाम बहुत पूछता है एग्जाम में अपने छात्रों आयोग कि इनका नाम किस अभिलेख में क्या है। जैसे बुद्धिशाक और अशोक जो नाम मिलता है वो मत्स्य के अभिलेख में मिलता है। धर्म अशोक जो नाम मिलता है वो सारनाथ के अभिलेख में मिलता है। देवानंद पिय और पिय दस्सी, देवानंद पिय की संज्ञा चाणक्य ने अशोक को दी थी मेरे छात्रों। तो देवानंद पिय और पिय दस्सी जो नाम मिलता है वो श्रीलंका के महान बौद्ध ग्रंथ दीपवमसा और महावमसा में उनका नाम मिलता है। और 2 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ, अशोक वर्धन जो कि उनका नाम मिलता है पुराणों में, और मास्की, गुंटूर और गुर्जरा अभिलेख में तीनों नाम एक ही मिलते हैं, वह है अशोक। तो अशोक वदान के अनुसार वो मैंने आपको जो कहानी थी सम्राट अशोक के जन्म को की जो पूरी कहानी थी वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो जो इसमें जब अशोक की कुछ शादियाँ हुई तो उसमें एक उनकी महारानी थी महादेवी, उनका उनसे प्रेम विवाह हुआ था जो कि विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। तो
महादेवी से एक पुत्र हुआ उनका महेंद्र, और एक पुत्री हुई संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका, जिसका नाम पहले सिलोन था, और स्वर्णद्वीप अर्थात इंडोनेशिया में जाके बुद्ध धर्म का बड़ा प्रचार और प्रसार किया। और दूसरी तीसरी इनकी जो रानियां थीं, और इसमें असंधिमित्रा, पद्मावती, तिस्सा रखिता। ये पूछ चुका है कि ऐसी कौन सी उनकी रानी थी जो बोधि वृक्ष को जिसने कटवाने का प्रयास किया था, वह थी तिस्सा रखिता। और केवल एक ही रानी का नाम जो मिलता है वो अशोक के अभिलेख में मिलता है, वह रानी कौरवकी। इनका जो नाम मिलता है वो अशोक के इलाहाबादी जो उनका स्तंभलेख है, और आपका कौशाम्बी अभिलेख है, उसमें उनका नाम मिलता है। इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और उसी में उनके पुत्र और एकमात्र पुत्र का नाम मिलता है राजकुमार तिवारा। ये पूछ चुका है छात्र एग्जाम में। राजकुमार तिवारा का नाम ही एक उसमें मिलता है उनके शिलालेख में या फिर अभिलेख में। और जो अशोक का साम्राज्य था वो हिंदू कुश से बंगाल तक था, और जो केवल दो जो क्षेत्र छूट गए थे बिंदुसार और चंद्रगुप्त के समय, केरल पुत्र और सतिया पुत्र, जो कि हम देखेंगे दक्षिण भारत में, तो ये केरल था और ये तमिलनाडु था। तो उस समय केरल पुत्र और सतिया पुत्र कहते थे। उस पर भी उनकी धम्म की वजह से जीत हुई है। और भारत के बाहर सीरिया, जहाँ का राजा एंटियोकस सेकंड था, मिस्र का जहाँ का राजा टॉलमी सेकंड था, मैसिडोनिया जहाँ का शासक एंटीगोनस था, साइरेनिका का शासक, साइरेनिका कौन सा क्षेत्र था प्रिय छात्रों? अफ्रीका महाद्वीप का देश था लीबिया, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ का शासक था मागस। और पायरस अलेक्जेंडर का शासक था, जो अलेक्जेंडर वहाँ के शासक थे, दूसरे वो थे अलेक्जेंडर। तो उन पे भी उन्होंने धम्म से जीत ली है, अर्थात उनका साम्राज्य अफ्रीका तक फैल गया था। सो केवल वो यह सब कुछ उनके 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। और इसके बारे में हम बाकी जो ज्ञान प्राप्त करेंगे छात्रों में दूसरे वीडियो में, दूसरी क्लास में मैं आपके इनके शिलालेखों के बारे में और जो अंतिम शासक था बृहदत्त उसके बारे में भी बताऊंगा आप सभी को। और आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं प्रिय छात्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन क्लासेस, कीप वॉचिंग एन क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।